हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। उम्मीद करते होंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी आवाज़ सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है? दे रही होगी, है ना। और वीडियो भी क्लियर चल रहा होगा। बताइए आप सभी कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? चल रही होगी, ठीक ठाक ही होगी, है ना। आप सभी की परीक्षा में तो अब बिल्कुल समय बचा ही नहीं है, तो आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन ये देखिए आप लोगों के लिए ही है जो कि अंतर बताइए। देखिए आप लोगों के पेपर में हमेशा हमेशा और हमेशा पूछा जाता है कि दो चीज, जैसे धातु अधातु हो गया, अम्ल क्षार हो गया, इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, उन सभी में आपसे क्या पूछा जाता है? तो अंतर पूछा जाता है। तो आप सभी को अंतर बताने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप एक का याद कर लेते हो आप सभी, तो दूसरा एकदम आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो वही अंतर की बात मैं कर रही हूँ कि किस प्रकार से आप अंतर लिखोगे। और मैं उम्मीद करती हूँगी आप सभी से कि आप सभी जब भी बैठे होंगे वीडियो देखने या फिर अभी भी बैठे होंगे देखने के लिए, तो आप सभी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपका ये तैयार होगा और आप परीक्षा में अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे? तो लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी आप सभी से कि आप सभी अगर कॉपी और पेन नहीं लेके बैठे हैं तो अभी भी टाइम है, अभी आपका क्लास स्टार्ट हुआ नहीं है। मैं अभी इंट्रो ही दे रही हूँ, तब तक आप सभी कॉपी लेके आ जाइए। और ताकि आप सभी जो भी चीज़ें मैं बताऊँ आप सभी उसको क्या करेंगे? तो नोट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अंतर वाला जो चीज़ होती है वो ज़्यादा ही आपका इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि पेपर में आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। देखिए ये पेपर में ये जो आपका देता है, हर बार डिफरेंस आपसे दो लोगों के बीच में पूछी जाती है। जैसे अगर लिया जाए अम्ल क्षार में, या फिर धातु अधातु में, या फिर एथेनॉल एथेनोइक में, या फिर आपका जो भी चीजें दी हुई है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर से है, ऐसा नहीं कि आपका केवल पहला चैप्टर है और उसी के अंतर्गत डिफरेंस है। मैंने हर एक डिफरेंस को आपके सामने ला दिया है ताकि आप एक ही वीडियो में क्या करें? पूरे डिफरेंस को कवर कर सके। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपके लिए है। आप इसको जितने अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको हर एक चैप्टर के लिए पूरा चैप्टर खोलना नहीं पड़ेगा। एक वीडियो यहाँ से आप देखेंगे और इसी के अंतर्गत आप सारे डिफरेंस को देख पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पहला चैप्टर है वो तो आपका रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया की बात है, तो उसमें आपका कोई अंतर बना नहीं है। अगर बनता तो मैं आप सभी के लिए लेके आती, लेकिन उसमें कोई अंतर बना नहीं है। थोड़ा बहुत यही पूछेगा आपसे, अगर अंतर पूछेगा भी तो वो क्या होगा कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। बस इतना ही आपसे पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। तो उसमें खास डिफरेंस नहीं था, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया और वो उसको बार बार नहीं पूछा गया है। लेकिन आपका जो दूसरा चैप्टर है, तीसरा है, चौथा है, इन सभी से आपका बार बार पूछा गया था। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि अंतर किसका पूछा है और किस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसमें आपसे पहला पूछा गया है क्या कि अम्ल तथा क्षारकों में अंतर दर्शाइए। जो आपका अम्ल होता है और क्षार होता है उसी के आपको क्या करना है? तो अंतर बताना है। बताइए आप सभी को पता है क्या कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? बताइए आप सभी को पता है? यही दिक्कत होती है। देखिए अगर इस प्रकार से पूछ देता है तो आपको अम्ल पता है, क्षार नहीं पता है, क्षार पता है, अम्ल नहीं पता है, क्या दोनों के बीच में उनकी क्वालिटी कैसी होती है? मतलब अम्ल जैसा होता है, क्या क्षार उसी के क्वालिटी की होती है या उससे क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर डिफरेंस होता है तभी तो पूछा है, अगर सेम होते तब तो नहीं पूछता ना ऐसे करके प्रश्न। तो इन दोनों में काफी अंतर होता है, इनके जो गुण होते हैं उन गुणों में काफी अंतर होता है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछा गया है। सबसे पहला तो यही चीज आप बता सकते हो अम्ल और क्षार में कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? कि अम्ल जो होता है वो आपका स्वाद में क्या होता है? तो खट्टा होता है। ठीक है, लेकिन वही आपका जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है? तो तीक्ष्ण या फिर क्या होता है? कड़वा होता है।
मतलब ये पहला आपका अंतर अगर आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, बता सकते हो कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और जो क्षार होता है वो स्वाद में क्या होता है तो तीक्ष्ण या फिर कड़वा होता है। दूसरा चीज ये कहा जाता है कि ये जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पेपर को क्या करता है तो लाल कर देता है। क्या करता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है और वो जो है और ये जो क्षार है वो लाल लिटमस को क्या करता है तो नीला कर देता है। मतलब कि एक सीधा होगा तो उसका जस्ट उल्टा उसका दूसरा वाला क्या करेगा, उसके गुण को दोहराएगा, लेकिन उसका विपरीत होगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ स्वाद में खट्टा, तो ये आपका क्या होगा, कड़वा होगा। और ये जब नीला लिटमस को लाल करेगा तो ये लाल को क्या करेगा तो नीला करेगा। उसी क्रम में और भी है कि ये जो प्रकृति होती है, अम्ल की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक की होती है। क्या होती है, अम्ल की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है तो संक्षारक की होती है। और वही जो क्षार की प्रकृति होती है वो भी एक संक्षारक का ही काम करता है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस बता सकते हो कि दोनों में कैसे डिफरेंस बताया जा रहा है। तो इसको लिखने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ तो सबसे पहले आप करोगे कि यहाँ उत्तर डालोगे। उत्तर के बाद यहाँ आप एक जगह अम्ल लिखोगे और दूसरे तरफ क्या लिखोगे, क्षार लिखोगे। ठीक है, एक तरफ अम्ल लिखोगे, एक तरफ आप क्या लिखोगे, क्षार या क्षारक लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्षारक लिखा है इसलिए मैंने वहां क्षारक लिखा है। और यहाँ ऐसे करके आप हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे देखने में भी और आपको नंबर भी मिल सके। ठीक है, इतना करने के बाद आप फिर क्या करिएगा, यहाँ से इसको लिखिएगा क्या कि अम्ल में क्या मैंने बताया है कि जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है वो क्या होता है तो स्वाद में आपका कैसा होता है तो खट्टा होता है। तो लिख सकते हैं कि अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और उसके बाद अगर क्षार में लिखा जाएगा तब क्या लिखेंगे हम, क्षार में भी लिखेंगे लेकिन इसका उल्टा लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि क्षारक क्षारक स्वाद में क्षारक स्वाद में तीक्ष्ण ब्रैकेट में कड़वा होता है। और ये जो होता है वो क्या करता है तो ये जो आपका अम्ल होता है वो क्या करता है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है, अम्ल तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। क्या लिखेंगे, अम्ल नीले लिटमस को अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और ये क्या करता है कि लाल को नीला कर देता है। ये क्या करता है आपका तो लाल को नीला करता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका उल्टा है, देख लीजिए। ठीक है, मतलब जस्ट उसका ये उल्टा चल रहा है। तो आप इधर वाला पोर्शन को याद करिएगा और इधर वाले को जस्ट उसका उल्टा करते जाइएगा और लिखते चले जाइएगा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे क्या आगे वाले पेज पे कि इसकी प्रकृति जो होती है वो संक्षारक की होती है। सी ऑप्शन, इसकी प्रकृति संक्षारक की होती है। संक्षारक की होती है। उसके बाद इसकी भी प्रकृति जो होती है वो भी कैसी होती है तो इसकी भी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक की ही होती है।
इसकी भी प्रकृति संक्षारक ही होती है, संक्षारक ही होती है। इसकी भी प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ दोनों की प्रकृति आपको सेम बताई गई है। इसके बाद ये लिख सकते हैं कि ये जल में विलय होकर क्या करता है, अम्ल जो होता है वो जल में विलय होकर H+ आयन देता है। क्या करता है कि जो अम्ल है वो जल में विलय होकर क्या करता है, मतलब घुलकर क्या करता है, तो H+ आयन देता है। जल में विलय होकर H+ आयन देता है। और ये क्या करता है, ये जब जल में विलय होता है तो जल में विलय होने के बाद ये आपका क्या देता है, तो OH- आयन देता है। क्या देता है, तो ये जब जल में विलय होता है तो ये क्या देता है आपको, तो जल में विलय होकर OH- आयन देता है। क्षारक जल में विलय होकर जल में विलय होकर OH- आयन देता है। इस प्रकार से आप डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। दोनों के बीच में क्या कर सकते हो, तो इस प्रकार से आप डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। देखिए एक तरफ का आप याद करोगे, दूसरे तरफ का अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो बस इसमें करना क्या था कि जो आपका अम्ल था, मैं देखिए अम्ल का बता रही हूँ, क्षार का खुद से आप एक बार गेस करिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये बताया है अम्ल का कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद दूसरा चीज मैंने ये बताया है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। उसके बाद तीसरा मैंने बताया है कि इसकी प्रकृति जो होती है वो संक्षारक की होती है। उसके बाद मैंने चौथा ये बताया है कि अम्ल जल में क्या होता है, तो जल में विलय होकर H+ आयन देता है। लेकिन वही जो है उसका उल्टा, मतलब कि क्षारक की बात अगर कही जाए तो इसका अगर आप उल्टा करते हो तो क्या निकल जाएगा, आपका क्षारक। क्या आप सभी को समझ में आया मैंने किस प्रकार से लिखा है इन सभी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपसे। ये पहला अंतर था आपका। दूसरा प्रश्न में देखते हैं कि वो उसमें किसका अंतर पूछा गया है। देखिए आपसे ये पूछा गया है दूसरा कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे आपने देखिए अम्ल और क्षार की बात बताई है, वैसे ही संतृप्त और असंतृप्त की, मतलब एक तरफ की आप बात बताएंगे, दूसरा तरफ अपने आप लिख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो अत्यधिक अस्थायी होता है। मतलब क्या होता है कि जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो अधिक रूप से अस्थायी होता है। लेकिन वही आपका असंतृप्त अगर हाइड्रोकार्बन की बात कही जाए तो वो आपका क्या होता है, तो कम अस्थायी होता है, ठीक है। क्या कि मतलब कि उसकी अपेक्षा अगर कही जाए, संतृप्त की अपेक्षा कही जाए तो ये आपका क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्या जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो कम क्रियाशील होता है, मतलब कि वो जल्दी जल्दी क्रिया करना नहीं चाहता है। लेकिन वही जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या करता है, तो अत्यधिक क्रियाशील होता है। मतलब वो जैसे ही मौका पाता है तुरंत किसी दूसरे से क्रिया करने को सोच लेता है। तीसरी बात ये कही जाती है कि जल में ये जब होता है, ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के साथ, ठीक है, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ब्रोमीन के साथ जल में क्रिया नहीं करता है। मतलब जब ब्रोमीन लिया जाएगा और उसमें जल के साथ क्रिया कराई जाएगी तब ये नहीं करता है। लेकिन वही आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा वो जल में ब्रोमीन के साथ क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। इस प्रकार से आप अंतर लिख पाओगे, ठीक है।
तो लिखें फिर इसको भी कि संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर है। तो लिखेंगे हम सभी, एक तरफ कैसे पिछला वही क्रम चलेगा कि एक तरफ हम लिखेंगे हेडिंग करके संतृप्त और दूसरे तरफ असंतृप्त। लिखेंगे क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक तरफ लिखेंगे हम क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग करेंगे, इसके बाद यहाँ लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पहला क्या कि ये जो होता है क्या करता है कि ये जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है तो अत्यधिक अस्थायी होता है, पहला यही लिखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अस्थायी होते हैं। लेकिन वही जो होगा असंतृप्त की बात कही जाएगी तो लिखेंगे क्या कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते ऐसा नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा ये क्या होते हैं तो कम अस्थायी होते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे हम, दूसरा ये चीज लिखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कम क्रियाशील होता है। जो आपका क्या होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होते हैं तो कम क्रियाशील होते हैं। बी करके लिखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। जो आपका इसमें होगा ये क्या होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो क्या होंगे तो अत्यधिक या अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा क्या बताया है, बताइए आप सभी, तीसरा अंतर क्या हो सकता है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, वो ब्रोमीन जल से कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो ब्रोमीन जल के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल से कोई क्रिया प्रदर्शित, जल से कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसमें उल्टा इसका क्या होगा कि ये जो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो जल से क्रिया करके उसका क्या करते हैं तो रंग उड़ाने का कार्य करते हैं। इसमें लिखेंगे सी ऑप्शन करके कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल से क्रिया करके ब्रोमीन जल से क्रिया करके क्या करते हैं, तो जल से क्रिया करके रंग उड़ा देते हैं। मतलब जो कलर होता है उसी को क्या करते हैं, तो उड़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी अंतर कर सकते हो। और भी अंतर आप चाहो तो लिख सकते हो। विसंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो प्रतिस्थापित यौगिक बनाता है। मतलब क्या करता है, वो किसी दूसरे के बीच, मतलब किसी दूसरे के स्थान पे प्रतिस्थापित यौगिक क्या करता है, वो बनाता है। इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो। डी ऑप्शन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन ठीक है, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। स्थापित यौगिक बनाते हैं। आप सभी शायद साथ में ही नोट कर रहे होंगे। आप लोगों को ना समझ में आया, आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो योगशील बनाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील यौगिक बनाता है। योगशील मतलब कि पूरे को जोड़कर एक साथ मिलाकर यौगिक बनाता है। योगशील यौगिक बनाता है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आया क्या? अंतर में देखिए, एक तरफ का आप अगर अंतर लिख पाते हो तो दूसरे तरफ का अंतर आप अपने आप ही लिख लोगे। ठीक है, एक तरफ का याद करना, दूसरे तरफ का खुद से कोशिश करना कि आप लिख पाओ। ठीक है, ऐसे एक आध दो बार आप ट्राई करिएगा। एक आध दो बार ट्राई करेंगे आप तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ पाए हो, कितना लिख पा रहे हो। एक इधर वाला याद करिएगा या फिर इधर वाला याद करिएगा। अगर इसको याद करेंगे तो आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा। जब आप इसको याद करेंगे तो आप इसको लिखने की क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका भी अंतर आपको पता चला कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस प्रकार से अंतर आपको पता चला है। ठीक है, चले फिर आगे। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत फील हो, महसूस हो, तो आप सभी तुरंत ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न पे, देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। देखिए, स्प्रिट तथा शराब में क्या अंतर है, बताइए आप सभी। स्प्रिट तथा शराब में क्या अंतर है? आप सभी जानते भी होंगे स्प्रिट क्या होता है, शराब क्या होता है, तो उन दोनों में आपको अंतर बताना है। बताइए, स्प्रिट तथा शराब में क्या अंतर है? दोनों ही अल्कोहल के ही रूप हैं। क्या? दोनों ही एक प्रकार से आपका अल्कोहल का ही रूप है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिट और आपका शराब में क्या अंतर है, आप सभी बताएंगे। बहुत सारे लोग यूज करते हैं स्प्रिट को, वो शराब को भी लोग कहते हैं कि आज नशे में हैं, शराब पी के आए हैं, अल्कोहल लेके आए हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, नशे में है, उल्टा पुल्टा कुल बोल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए, तो जो आपका स्प्रिट किसको कहते हैं, तो जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ आसूत होता है। मतलब क्या, जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ आसूत मतलब कि थोड़ा सा पीने लायक होता है, मतलब मुला हल्का। ठीक है, हल्का, इसका कहने का मतलब क्या, हल्का। कह सकते हैं आप सभी कि यदि एल्कोहलिक पेय पदार्थ आसूत होता है तो उसे स्प्रिट कहते हैं। और जो आपका आसूत नहीं होता है, हल्का नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम तो शराब कहते हैं। तो इसके लिए अंतर आप सभी चाहो तो लिख सकते हो कि यदि एल्कोहल पेय आसूत पदार्थ होता है,
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्प्रिट कहते हैं। और जो आसूत नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। इसका जवाब लिखिए आप सभी ने। यहाँ उत्तर, ठीक है, उत्तर में लिखेंगे क्या, इसको भी अलग अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ही अंतर इन दोनों के बीच बताया गया है। तो इस प्रकार से आप अंतर एक में ही लिख सकते हो। क्या लिखेंगे कि यदि एल्कोहलीय पेय पदार्थ आसूत है तो, यदि एल्कोहलीय पेय पदार्थ आसूत है तो उसे, है तो उसे स्प्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्प्रिट कहते हैं। और इसमें अंतर क्या होगा बताइए, दूसरे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी बताइए। और इसमें क्या होगा तो लिख सकते हैं, तथा यदि एल्कोहलीय पेय पदार्थ आसूत नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शराब कहते हैं। तथा एल्कोहलीय उल्टा ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। एल्कोहलिक तथा एल्कोहलिक पेय पदार्थ आसूत नहीं है तो नहीं है तो उसे शराब कहते हैं। क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। चलिए फिर आगे, इतना आप सभी को समझ में आया। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, बताइए। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में अंतर बताने हैं। बताइए आप सभी, पता है क्या आप सभी को एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर होता है। तो जो एथेनॉल होता है वो आपका एक प्रकार से उदासीन होता है। क्या होता है, तो ये जो होता है एथेनॉल एक प्रकार से आपका क्या होता है, तो उदासीन होता है। लेकिन ये जो होता है एथेनोइक अम्ल, क्या जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है वो आपका क्या होता है, तो एक अम्लीय पदार्थ होता है। मतलब ये कैसा बिहेव करता है, तो आपका ये न्यूट्रल होता है और ये आपका एसिड की तरह बिहेव करता है। उसके बाद लिख सकते हैं दूसरा क्या, कि इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, तो 351 केल्विन होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका जो होता है वो कितना होता है, तो वो 391 होता है। मतलब ये जो कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वही आपसे पूछी जा रही है कि इसका दोनों में क्या अंतर होता है। तो उसमें दोनों के गुण में ये बताया जाता है, एक का आपका 351 होता है और एक का आपका 391 होता है। लेकिन उसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो गलनांक भी वो होता है कितना, 156 होता है। किसका, तो आपका एथेनॉल का, और इसका जो होता है 290 होता है,
ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो। देखिए, अंतर लिखने का मतलब यही है कि आप दोनों के गुण में विभेदता बताइए। आप इसके भी गुण को जानिए और उसके भी गुण को जानिए और दोनों का गुण बराबर करके लिख दीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा। बताइए, आपको किसी चीज का अंतर बताना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको गुण में ही तो खोजते हैं, उसका गुण किस प्रकार से है, उसी के अंतर्गत आपको कमी फील होती है और आप क्या करते हैं, उन दोनों के बीच अंतर बता पाते हैं। अपने में ही अगर दो लोगों का कंपैरिजन करना है तो बताते हैं, तभी तो दोनों में समानता अगर दिखाई जाती है, अंतर बताना है आपको, तो आप क्या करते हो, दोनों को कंपैरिजन में खड़ा करते हो और उसकी क्वालिटी को बताते हो और उसकी भी क्वालिटी को बताते हो और वही कहते हो कि ये दोनों में क्या है, तो आपका अंतर है। सेम उसी प्रकार से इसको भी आपको क्या करने हैं, तो लिखने हैं। इसमें लिखेंगे हम सभी, जैसे पीछे क्रम में हम लिख रहे थे, जैसे पीछे हम लिख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले तो एक तरफ एथेनॉल, एक तरफ एथेनॉल और दूसरे तरफ एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एक तरफ इथेनॉल और एक तरफ आपका क्या, एथेनोइक अम्ल, और दोनों में अंतर हम बताएंगे। ठीक है, तो ये तो पहले तो आपका हेडिंग डालना सबसे बेहद जरूरी होता है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को अच्छा लगना है तो उसको सजा के लिखेंगे, तभी आपको क्या होगा, अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, आपको नंबर देगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या, यह उदासीन पदार्थ होते हैं, यह उदासीन पदार्थ होते हैं। और ये क्या होते हैं, मैंने आप सभी को बताया है, बताइए, ये जो होते हैं अम्लीय होते हैं, यह अम्लीय पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये अम्लीय पदार्थ होते हैं। अम्लीय मतलब आप सभी को पता ही है, इसका स्वाद कैसा होगा, तो खट्टा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वालिटी क्या लिखेंगे हम, कि इसका क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, तो 351 केल्विन होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 351 होता है। और इसका कितना होता है, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 391 होता है, 391 केल्विन होता है। उसके बाद गलनांक की बात कही जाए तो इसका जो गलनांक होगा वो कितना होगा, बताइए, मैंने अभी बताया है, इसका गलनांक जो होता है एक का 156 होता है और एक का 290 होता है। इसका गलनांक 256 156 केल्विन होता है। और इसका कितना होता है, तो इसका आपका 219 केल्विन होता है। इसका गलनांक, इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। इसके बाद एक और चाहे तो आप लिख सकते हैं कि एथेनॉल जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है। क्या करता है, जो एथेनॉल होता है उदासीन होता है, इसलिए वो किसी दूसरे से क्रिया नहीं करता है। लेकिन आपका वही जो होता है
क्या वही आपका जो एथेनोइक अम्ल होता है वो उससे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और उसके बाद जो सोडियम का लवण होता है उसको वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें चौथा लिख सकते हैं कि एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है। लिख लेंगे इसमें कि एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन वही जो होता है आपका एथेनोइक अम्ल वो क्रिया करके क्या करता है तो सोडियम का लवण बाहर निकालता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है तो बाहर निकालता है। ठीक है, लिखेंगे एथेनोइक अम्ल क्या, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। क्या करता है तो बाहर निकालता है। आप सभी को ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और वैसा नहीं है कि आप सभी को नहीं समझ में आएगा, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में यूज करके बताया है कि आप सभी अच्छे से समझ सको, लिख सको और याद भी कर सको। ठीक है, एक और बचा है आपका, लास्ट है जो बचा हुआ है वो क्या है तो एरोमेटिक तथा एलिफैटिक। ठीक है, एरोमेटिक क्या होता है और एलिफैटिक क्या होता है, उन दोनों के बीच में आपका अंतर बताना है। चले फिर आगे, जहां तक तो आप सभी लिख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। चलते हैं फिर आगे, लास्ट प्रश्न आपका क्या है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एरोमेटिक यौगिक तथा एलिफैटिक यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो आपका एरोमेटिक होता है और एलिफैटिक होता है उन दोनों में आपको क्या करना है तो अंतर स्पष्ट करने हैं। सबसे पहले तो एरोमेटिक और एलिफैटिक जानना होगा। तो एरोमेटिक जो होता है वो 4n प्लस पाई, मतलब कहने का ये है कि इस प्रकार से आपका जब भी अल्टरनेट बना होगा, एक डबल बांड सिंगल बांड डबल बांड सिंगल बांड डबल बांड, मतलब ऐसे क्रम में होगा। उसके साथ साथ आपका जो होगा वो क्लोज सिस्टम होगा, मतलब कि चारों तरफ से क्या होगा वो बंद होगा। ठीक है, उसे एरोमेटिक कहेंगे। और एलिफैटिक में क्या होगा कि ये जो होगा ये सिस्टम आपका कहीं ओपन होगा, जैसे यहाँ खाली होगा, मतलब खुला होगा, तो ये आपका क्या होगा एलिफैटिक यौगिक जैसा होगा। ठीक है, तो इसमें भी अंतर उसी कुछ वैसा ही है कि ये जो होता है ये समृद्ध श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि ये जो होते हैं श्रृंखला में है ना, ये कार्बन का चेन बना हुआ है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब ये लंबी श्रृंखला वाले तो होते ही हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही होगा और वो आपका बंद सिस्टम बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। दो से अधिक ही रहना चाहिए, मतलब 3 4 5, अगर 3 रहेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 4 रहेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 5 रहेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 6 को मैंने यहाँ बना के दिखाया ही था। मतलब क्या होगा कि ये समृद्ध जो होंगे वो श्रृंखला वाले ही होते हैं और ये भी जो होंगे वो श्रृंखला वाले ही होंगे, लेकिन ये बंद होगा और ये वाला क्या होगा खुला होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लिखते हैं जैसे पुराने हालात में हम लिख रहे थे कि एक तरफ हमें हेडिंग एरोमेटिक डालना होगा और दूसरे तरफ हमें एलिफैटिक डालना होगा। एक तरफ
एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, और दूसरे तरफ एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक। एक तरफ एरोमेटिक, दूसरे तरफ क्या, एलिफैटिक यौगिक। दोनों में अंतर बताने हैं आपको। तो इसमें क्या कर सकते हो आप सभी, बता सकते हो कि ये सबसे पहले तो कर सकते हैं क्या कि ये समृद्ध श्रृंखला युक्त क्या होते हैं, तो ये समृद्ध श्रृंखला युक्त क्लोज सिस्टम, या फिर क्या कह सकते हैं उसको कि या फिर साइक्लिक चेन वाले होते हैं। ठीक है, इसमें और इधर वाले में हम क्या लिखेंगे कि ये जो होते हैं वृत्त, वो श्रृंखला वृत्त क्या होते हैं कि ओपन सिस्टम होते हैं। ठीक है, पहला ये समृद्ध श्रृंखला युक्त, ये नहीं रहेगा श्रृंखला, समृद्ध श्रृंखला युक्त क्लोज्ड चेन, ठीक है, होते हैं। और ये क्या, इसमें क्या होगा कि ये विपरीत श्रृंखला युक्त, श्रृंखला युक्त ओपन चेन, ओपन चेन होते हैं। उसके बाद ये जो होता है क्या, जो एरोमेटिक आपका होता है वो कम क्रियाशील होता है, लेकिन वही जो होता है आपका एलिफैटिक वाला वो क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। दूसरा लिखेंगे हम अंतर क्या, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होते हैं। वही एलिफैटिक जो होगा, एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगर लिख लिए होंगे आप सभी तो फिर आगे चलें। इसमें जैसे फिगर के अंतर्गत आप सभी ने देखा है कि मैंने बताया है, जैसे ये फिगर मैंने बनाया था ना, कुछ फिगर मैंने इस प्रकार से आपको बना के दिखाया था कि इसमें देखिए एकल बांध भी है, कहीं डबल भी है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। तो इसमें एक के बाद अल्टरनेट जिसको कहा जाता है, तो एक बार सिंगल बांड, एक बार डबल बांड, एक बार सिंगल बांड, एक बार डबल बांड, मतलब दो ठो एक ठो, दो ठो एक ठो, ऐसे करके क्रम में चल रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस यौगिकों में एकल तथा द्विबंध, क्या एकल मतलब इसको एक को कह रहे हैं और द्विब मतलब कि दो वाला जो है उसको कह रहे हैं। इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि इन यौगिकों में एकल तथा द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं, लेकिन यही जो होगा इसमें कोई ठिकाना नहीं होगा। ठीक है, सी करके लिखेंगे, इसमें एकल तथा, इसमें एकल तथा द्विबंध एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में
होते हैं, उसमें आपका ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, उधर वाला जो होगा उसमें आपको कोई लिमिट नहीं है, उसमें डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि इन यौगिकों में एकल तथा त्रिबंध किसी भी क्रम में हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें एकल बंध तथा द्विबंध किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसके लिए वही जो एग्जाम्पल था आप लिख सकते हो, बेंजीन का ही, और यहाँ सिंगल बॉन्ड ऐसे करके मैंने बता दिया। लेकिन इसमें इस प्रकार से आपका CH2 यहाँ CH3, ठीक है, फिर से यहाँ CH3 ऐसे करके फिर लिख सकते हैं क्या, CH2। कुछ इस क्रम में आप चाहे तो यह संरचना भी दिखा सकते हो। ठीक है, संरचना ही दिखा दो, क्योंकि यहाँ संरचना आपने दिया है तो यहाँ भी आप संरचना को ही दिखा दो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, या आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो, इसके लिए एक और क्या हो सकता है कि ये जो यौगिक होते हैं धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, मतलब इसको जब जलाया जाता है तो ये धुआं के साथ जलते हैं। लेकिन जब आप इसको जलाते हैं तो इसको जलाने के बाद ये बिना धुएं के साथ ये चमकदार ज्वाला के साथ क्या होता है, तो जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं लास्ट आपका क्या है कि ये यौगिक धुआंदार तथा ज्वाला के साथ जलता है। ये यौगिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। और ये क्या होता है, इसमें ये यौगिक बिना धुएं के ही चमकदार ज्वाला के साथ क्या करता है, तो जलता है। ये यौगिक बिना धुआं के ही, बिना धुएं के ही चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आपका अंतर समाप्त हुआ। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आए, ताकि आपको मिले, आप सभी वहाँ से देख के अपनी तैयारी को पूरा किताब 1 घंटे में तैयार कर पाएँ। ठीक है, मतलब इसमें जितना भी आपका अंतर था, केमिस्ट्री से जितना भी आपका अंतर पूछेगा वो मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आप सभी को अब एक एक पेज खोल खोल के नहीं देखना पड़ेगा कि किसका अंतर पूछेगा, ये सारे अंतर मैंने करा दिए हैं आप सभी को। आप यहाँ से तैयार करिएगा और आज जाके परीक्षा में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप सभी को ना समझ में आए, आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपना जवाब पाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आप सभी
आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अल्फा इंस्टीट्यूट से अगर जुड़ते हैं तो आपको केवल केमिस्ट्री की ही तैयारी कराई जाएगी, ऐसा नहीं है, आप हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी लोगों को, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है।